में मैंने ये पढ़ा था कि नाबार्ड के अंतर्गत जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र होते हैं, पीएसएल होते हैं, कि तो पीएसएल टारगेट्स जो होते हैं, उन पीएसएल टारगेट्स को पूरा करने के लिए नाबार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। जो भी बैंक्स होती हैं उन बैंकों को ये टारगेट्स प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी डोमेस्टिक बैंक होती है, अगर यानी कि भारत में जो भी डोमेस्टिक बैंक होती है, वो डोमेस्टिक बैंक अगर इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाती है, कि जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल के टारगेट को अगर अचीव नहीं कर पाती हैं, जो भी हमारी डोमेस्टिक बैंकें होती हैं, जो डोमेस्टिक बैंक होती हैं, उसकी सिचुएशन में, उस स्थिति में, स्थिति में जो फंड जाएगा, रिमेनिंग जो टारगेट जाएगा 5 वर्ष में, अगर ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट डोमेस्टिक बैंक नहीं पूरा कर पाती हैं, तो ये पूरा जो रिमेनिंग टारगेट होगा वो फिलहाल नाबार्ड के थ्रू आरआईडीएफ में जमा करने की बात करी गई है। यानी कि आरआईडीएफ एक कोर्स है जिसको मैनेज करता है नाबार्ड। तो जो भी रिमेनिंग टारगेट होगा, अगर ये 5 वर्ष में डोमेस्टिक बैंक पूरा नहीं कर पाती हैं, तो ये रिमेनिंग टारगेट जाएगा आपके आरआईडीएफ में डोमेस्टिक बैंकों के लिए, जो भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं, आरआरबीज होती हैं, या फिर इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं, ये सारी बैंकें। और साथ साथ जो अगर हम फॉरेन बैंकों की बात करते हैं, तो फॉरेन बैंक के जैसे डोमेस्टिक बैंक लिखा हुआ है, इन डोमेस्टिक बैंकों में आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक है कोई, या फिर इसके अलावा प्राइवेट बैंक है, या फिर आरआरबीज हैं, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इन सारी बैंकों को बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो आरआईडीएफ में डिपॉजिट करना होगा। आरआईडीएफ का मतलब हो जाएगा एक प्रकार का अकाउंट है, या एक प्रकार का एक फंड है, जिसको मैनेज करने के लिए, इस फंड को मैनेज करने के लिए जो अथॉरिटी है वो है बच्चों ये नाबार्ड है ना। तो अथॉरिटी ये नाबार्ड है, तो नाबार्ड में रिमेनिंग जो भी होगा अमाउंट वो जमा होगा। इसी प्रकार से जो फॉरेन बैंक है, विदेशी बैंक है, ये फॉरेन बैंक रिमेनिंग जो टारगेट होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, वो सिडबी में जमा करेंगी विदेशी बैंक, है ना। सिडबी का मतलब बच्चों क्या होता है? सिडबी का मतलब हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक प्रकार का संस्थान कहलाएगा जिसका फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म कहलाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जिसको बोला गया, ये सिडबी है। इसका जो लखनऊ में इसका क्लास, याद रखिएगा, लखनऊ में का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में 1990 में सिडबी का फॉर्मेशन किया गया था। स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देने का एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है वो आपका सिडबी कहलाएगा, और जो विदेशी बैंक के वो रिमेनिंग टारगेट जो होगा, बचा हुआ टारगेट जो होगा, वो सीडीपी के पास रखेंगी ना, याद रखिएगा। तो डोमेस्टिक बैंक के रिमेनिंग टारगेट पीएसएल का आरआईडीएफ के अकाउंट में जमा करेंगे नाबार्ड के थ्रू, और फॉरेन बैंक जो होंगी वो जमा करेंगी बच्चों, याद रखिएगा, सिडबी के पास जमा करेंगे। इस बात को मैंने आपके सामने क्लियर कर दी, बात को आप ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको मैं इधर ले चलना चाहूंगा, ये जो एक डेटा है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, आरबीआई का पीएसएल जो लेटेस्ट टारगेट है के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। लेटेस्ट जो टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के, वो कौन कौन से हैं, स्पेशली फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट, यानी कि आरबीआई की वेबसाइट से मैं आपको ये डेटा को प्रॉपर तरीके से क्लियर कट, कतरा कतरा जिसको कह सकते हैं, क्लियर कट मैं इसको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ क्या क्या इसके टारगेट्स हैं। देखिए, आपके सामने सबसे पहले मैंने इस बात को नहीं कराया था, आपके सामने ये डेटा ओपन है क्लास, याद रखिएगा। आई थिंक आप सभी को ये विजुअल होगा, इस विजुअल, ये मैं इसको और जूम आउट कर दे रहा हूँ, ये मैंने जूम आउट कर दिया, ठीक है, ये मैंने जूम आउट कर दिया, ठीक है। आई होप ये सभी को आ रहा होगा। एक्चुअली ये जो इमेज है, ये स्पेशल इमेज पीपीटी पे नहीं आ पा रही, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली आपके सामने ये प्रेजेंट करने की कोशिश करी। तो टोटल पीएसएल जो होगा वो डोमेस्टिक बैंक के, याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, टोटल जो पीएसएल होगा डोमेस्टिक बैंक के 40% ही देंगी डोमेस्टिक बैंक के, यानी कि हमारे भारतवर्ष में जो भी डोमेस्टिक बैंक है वो 40% देती है
कंप्लीटली। और इसके अलावा जो भी फॉरेन बैंक होती है वो भी 40% देती है फॉरेन बैंक के कृषि के अंतर्गत। और इसके अलावा मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स को या फिर वीकर सेक्शन को पैसा नहीं देती है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को पैसा देती है और ओवरऑल पीएसएल जो है वो 40% देती है। एक्सपोर्ट को 8 से 32% तक के बीच में ही अमाउंट मेंशन किया गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। देखिए लिखा भी है एग्रीकल्चर माइक्रो एंटरप्राइजेस और एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए नॉट एप्लीकेबल दिया गया फॉरेन बैंकों के लिए ना। 20 ब्रांचेस से कम है तो विदेशी बैंक के पीएसएल को लोन देंगी, ठीक है ना। 20 से ज्यादा है अगर तो वो याद रखिएगा यहाँ मेंशन किया गया विद 20 ब्रांच एंड अबव, तो ये आपकी डोमेस्टिक बैंक है, ठीक है। डोमेस्टिक बैंकों की तरह से देखते हैं यहाँ पर पीएसएल 40% है एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बैंक है, कोई भी बैंक होगी एग्रीकल्चर को फॉरेन बैंकों के अलावा 18% ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत इनको लोन देना अनिवार्य बताया गया है। चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे आपका आरबीज हो, चाहे वो आपका ये डोमेस्टिक बैंक के में हो। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% ये मेंशन किया गया 7.5%। एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए 12% अमाउंट को मेंशन किया गया एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए। और साथ साथ अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात बोली गई है बच्चों याद रखिएगा, आप जूम करके इसको देख सकते हो वीडियो को ऊपर। एग्रीकल्चर के लिए जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं इनके लिए बच्चों याद रखिएगा 10% यानी कि 10% यानी 10% अमाउंट एक्स्ट्रा देने की बात करेगी 18% के अलावा। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। छोटे और सीमांत किसान की बात करेगी। स्मॉल फार्मर्स का मतलब हो जाएगा बच्चों ये कि ऐसे किसान जिनकी कृषि योग्य भूमि यानी कि एग्रीकल्चर जो लैंड एरिया है, कल्टीवेटेड लैंड एरिया है स्मॉल फार्मर्स के लिए, इनकी जमीन 2 हेक्टेयर से ज्यादा ना जाए। 2 हेक्टेयर का मतलब 5 एकड़ मैक्सिमम। और जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स है मतलब सीमांत किसान है, इनकी जमीन मैक्सिमम 1 हेक्टेयर तक हो। 1 हेक्टेयर का मतलब हो जाएगा 2.5 एकड़ ना। तो मतलब हो जाएगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो होंगे वो मैक्सिमम 5 एकड़ तक के लैंड होल्डर्स होंगे। इन्हीं को कम से कम इन्हीं को ही रखा जाएगा आपके ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए। तो एक बार फिर से समझिएगा, स्मॉल फार्मर्स अप टू 1 हेक्टेयर और इसके अलावा स्मॉल फार्मर्स अप टू 2 हेक्टेयर और मार्जिनल फार्मर्स अप टू 1 हेक्टेयर तक के लिए, ठीक है बच्चों। मार्जिनल फार्मर्स अप टू 1 हेक्टेयर तक के लिए और स्मॉल फार्मर्स अप टू 2 हेक्टेयर तक की बात करेगी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो इनको 10% देखिए प्रिस्क्राइब किया गया 10% और ये 10%, चाहे वो आरआरबीज हो, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे वो बैंक आपकी हो ये डोमेस्टिक बैंक है। वीकर सेक्शन की बात होती है तो वीकर सेक्शन में आप याद रखिएगा एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए 12% आपकी डोमेस्टिक बैंक के फॉरेन बैंक के वीकर सेक्शन को पैसा नहीं प्रोवाइड कराती है। और साथ साथ जो आरआरबीज होती हैं वो आपके वीकर सेक्शन के लिए कुछ ज्यादा पैसे देती, मतलब 15% अमाउंट को प्रोवाइड करा रही है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के 12% पैसा प्रोवाइड करा रही है वीकर सेक्शन के लिए। तो जो भी डोमेस्टिक बैंक होती है आरआरबीज होती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक बैंक होती है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है 12% देगी आपके ये टोटल पीएसएल के टारगेट के रिगार्डिंग। और ज्यादा पैसे दे रही कौन सी बैंक आपकी आरआरबीज दे रही 15%। ये वीकर सेक्शन डोमेस्टिक बैंक के 12%, आरआरबीज 15% और स्मॉल फाइनेंस बैंक के 12% दे। माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करेंगे यहाँ पे तो माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5% दिया जा रहा है डोमेस्टिक बैंकों के लिए, 7.5% आरआरबीज के द्वारा और साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंकों के द्वारा 7.5% का ही टारगेट मेंशन किया गया। इन सबको याद करने का एक छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसको लर्न करें। आप कॉमन तरीके से समझ लीजिएगा एग्रीकल्चर के लिए सभी बैंक के 18% लोन दे रही हैं, फॉरेन बैंक के एग्रीकल्चर के लिए लोन नहीं देती, ठीक है ना। इसके अलावा इस चीज को भी याद रखना क्लास आपको कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए सभी बैंक के 7.5% पैसे देती हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए फॉरेन बैंक पैसा नहीं देती, ठीक है ना। इतनी बात याद रखिएगा। और दूसरी बात ये कि जो वीकर सेक्शन की बात होती है, कमजोर वर्ग की बात होती है, जितनी भी हमारी बैंकें वो कमजोर वर्ग के लिए पैसा देती है बच्चों 12%। लेकिन कमजोर वर्ग के लिए ज्यादा पैसा कौन दे रहा है क्लास, आरआरबीज दे रहा है, जो कि कितना दे रहा है बच्चों 15% पैसा दे रहा है, ठीक है। 15% अमाउंट जो है पीएसएल को प्रोवाइड करा रहा है। इन सब के बीच में आपके सामने ये मेंशन किया गया जो हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं जो वीकर सेक्शन के एक पार्ट कहलाएंगे, इनको 10% अमाउंट दिया जा रहा है पीएसएल का और ये 10% सबके लिए एप्लीकेबल है। तो मोटा मोटा आपको 18% एग्रीकल्चर का याद होना चाहिए, 7.5% माइक्रो एंटरप्राइज सभी के लिए, ठीक है।
सेक्शन के लिए 12% है सबके लिए, लेकिन आरआरबीज दे रही है 15%। ठीक है, इस बात को ऐसे ऐसे मतलब आपको कहीं ना कहीं याद करना चाहिए। एक दो बार देखेंगे समझेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें याद हो जाएंगी। और ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो भी टारगेट्स है ना, इन टारगेट्स के मामले में अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर डोमेस्टिक बैंक के नहीं अचीव कर पा रही 5 वर्ष के लिए, तो बचा हुआ अमाउंट कहाँ जमा करना पड़ेगा? नाबार्ड के थ्रू आरआईडीएफ में। और अगर हमारी फॉरेन बैंक ऐसा अचीवमेंट नहीं कर पा रही 5 वर्ष में पीएसएल टारगेट को, तो सीडीबी के पास रिमेनिंग अमाउंट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सीडीबी का फॉर्मेशन 1990 में किया गया था, लखनऊ में इसका मुख्यालय। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म कहलाएगा। माइक्रो इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए सीडीबी एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी कहलाएगी। ठीक है ना। तो पीएसएल वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। साथ साथ बच्चों याद पे ये भी आपको बता दें, जो भी हमारी कोऑपरेटिव बैंक है, यानी कि जो भी हमारी जो सहकारी बैंक है, वो सहकारी बैंक वर्तमान में 2024-25 में, यानी कि जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वर्तमान में 2024-25 में, ये पूरा टारगेट दे रही बच्चों 65%। ठीक है, 65% पीएसएल को लोन दे रही है 24-25 के वित्तीय वर्ष में। और इनको ऐसी गाइडलाइन दे रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि आगामी वित्तीय वर्ष में जब 25-26 वित्तीय वर्ष आए तो इसमें अमाउंट देना है 75%, यानी कि 75% इनको प्रोवाइड कराने की बात बोली गई है। याद रखिएगा 25-26 के लिए जो भी कोऑपरेटिव बैंक है वो 75% देंगी, जो कि आपकी आरआरबीज देती है ऑलरेडी, है ना। आरआरबीज कितना देती है पीएसएल के लिए? 75%। स्मॉल फाइनेंस में कितना देती है बच्चों? 75%। इसी प्रकार से हमारी कोऑपरेटिव बैंक भी आगामी वित्तीय वर्ष तक के लिए 75% तक का टारगेट पूरा कर देंगी। ठीक है ना। वर्तमान के समय में 65% है, 23-24 में 60% था, 22-23 में 60% था। ऐसे करके कुल मिला करके 2019-20 में ये रिव्यू किया गया कि भैया आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा और रिव्यूज के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप किस प्रकार की बैंक हो क्लास? कोऑपरेटिव बैंक हो, डेवलपमेंटल यानी कि रूरल एरियाज के लिए कार्य करते हो, एक्टिविटीज को बेटर करने के लिए, रूरल एक्टिविटीज को बेटर करने के लिए ऐसी चीजों को फॉलो करना अनिवार्य ही बताया गया कोऑपरेटिव बैंक को। ये सारी बातें कुल मिलाकर के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ये जो टारगेट्स हैं, इनको मैंने डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट से आपको बता दिए। ठीक है ना, ये चीजें। और अच्छे से मैंने आपको ये बता दिया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में गाइडलाइंस कब से जारी करी गई थी, तो 1968 में एस स्वामी कमेटी की सिफारिश पे ये चीजें बताई गई थी, जिसमें से एचआर सीमा का मैंने ट्रिक आपको बताया था, है ना। इसमें से 8 ऐसी कैटेगरी बताई गई, अदर्स में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग आते हैं, क्राफ्टमैन, वीकर सेक्शन वगैरह वगैरह, है ना। 74 यानी कि 1974 में इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट आरबीआई ने किया हुआ था। 1985 तक सभी डोमेस्टिक बैंक के 40% तक का टारगेट को अचीव कर रखा था। के बाद फिर 2015 में एमईवी नायर कमेटी की सिफारिश पे फॉरेन बैंकों को एडवाइस देगी कि आप भी 40% टारगेट पूरा करोगे। जितनी भी डोमेस्टिक बैंक भारत में हैं, यानी कि भारत में जो भी बैंक हैं, वो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को लोन देने के लिए आदत डालने, ऐसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन किया। ठीक है ना। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो भी ये टॉपिक है बच्चों, ये कंप्लीटली मैंने आपको करा दिया है। कोई भी अगर डाउट हो एक बार प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, या फिर कि आप दोबारा बोल सकते हो, मुझे एक बार दोबारा फिर से बताइएगा, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो भी इसकी ला सकता हूँ। तो इसमें कोई इतना पैनिक नहीं है ना। अगर कोई चीज़ एक बार नहीं सेटल होती दोबारा मैं आपके सामने लेकर रखा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि बैंकिंग अवेयरनेस का अगर मैं प्रॉपर तरीके से ये बैचेस जो बना हुआ प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिर से चीज़ें आएंगी, फिर से दोबारा वीडियो लेक्चर्स आएंगे, अगर ऐसी है कोई चीज़ का लिमिट नहीं होती। आप फिर से रिफॉर्म करके चीज़ों को और डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज में कुछ ना कुछ नया जरूर आएगा, अपडेटेड डाटा होगा जाकर के, तो इसलिए दोबारा फिर से चीजें आप कह सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, कोई चले नेक्स्ट यहाँ पे अगली जो कि आप आगे बढ़ते, मैं आपके सामने जो चर्चा करने जा रहा हूँ वहां पे ये बताया गया कि ये नाबार्ड का एक पार्ट है। इस नाबार्ड के पार्ट में मेंशन किया वीकर सेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है ना, यानी कि ये है आपका कमजोर वर्ग, यानी कि जिसको बोला गया बच्चों ये वीकर सेक्शन बोला गया, इसको बोला गया बच्चों ये वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग। ठीक है ना, सभी को प्रॉपर तरीके से ये दिख रहा होगा वीकर सेक्शन। ठीक है ना, ये वीकर सेक्शन की बात करेगी। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वीकर सेक्शन के बारे में गाइडलाइंस जारी करी थी बहुत पहले ना। इन गाइडलाइंस में ऐसा बोला गया था कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग हैं जो डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, ठीक है, चाहे वो फ्रूट वेंडर्स हो, चाहे वेजिटेबल वेंडर्स हो, दुकानदार हो, छोटे दुकानदार, चाय वाले अंकल, ठीक है ना, कॉबलर हो, मोची हो, ठीक है ना, सब्जी वाले, फल, ऐसे सब लोग जो होंगे वो वीकर सेक्शन में इनको मेंशन किया गया है। चाहे वो मैन हो या फिर आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लोग हो,
फिर इसके अलावा आपका स्वयं सहायता समूह के लोगों, इन समस्त कैटेगरीज के लोगों को वीकर सेक्शन में बताया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, हाँ जी, आवाज सभी को आ रही है? भी क्लियर? आई थिंक मैंने चेक किया तो ऑडिबल नहीं शो कर रहा था इंडिकेटर। जस्ट इमीडिएटली देखिए, इसको चेंज किया, बैटरी डाउन हो गई थी माइक की। तो आर्टिजन्स और विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के जो भी लोग होते हैं, उन सभी को मेंशन किया गया, बच्चों याद रखिएगा, उन सभी को मेंशन किया गया, आपका स्पीकर सेक्शन में मेंशन किया गया। जिन लोगों की क्रेडिट लिमिट, यानी कि जिनको पैसा देने की लिमिट 50,000 से ऊपर ना हो, इनको भी इसमें मेंशन किया गया। किसमें? स्पीकर सेक्शन को। ठीक है, मतलब बेनिफिशियरी ऑफ द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि जो भी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनको भी इसमें मेंशन किया गया। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब भी स्पीकर सेक्शन में आते हैं, और उनका इनकम क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। डीआरआई स्कीम होल्डर्स, मतलब डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक स्कीम होती है जो अभी मेंशन किया जाएगा, इसको मैं बताऊंगा आपको इस पीडीज में, यानी कि इस सेशन में बताऊंगा आपको इस लेक्चर में। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इस होल्डर जो होते हैं, वो भी वीकर सेक्शन में इनको मेंशन किया गया। स्वयं सहायता समूह भी इसमें आते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा पर्सन फ्रॉम द माइनॉरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम, समय समय में सरकार के द्वारा अगर जिन सेक्टर्स के लोगों को माइनॉरिटी कम्युनिटी में रखा गया, उनको भी किसमें मेंशन किया गया बच्चों? इनको भी मेंशन किया गया वीकर सेक्शन में। तो कमजोर वर्ग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इनके इनकम क्राइटेरिया खराब सी है, उनको फिलहाल रखा गया वीकर सेक्शन में अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्राइटेरिया। ठीक है, आगे बच्चों देखते हैं यहाँ पर। आगे आपके सामने ये मेंशन किया गया डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, डीआरआई स्कीम की बात करेगी, यानी कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत मेंशन करेगी। मैं थोड़ा जूम आउट करना चाहूंगा, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। ये देखिए, देखिए डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैं शॉर्टकट आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल बात यही है कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? इसका अलग अलग प्रकार के ब्याज दर से लोन देने का। एक्चुअली आपको मैं बता दूं बच्चों कि जब भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का लोन लिया जाएगा बैंक से, तो बैंक बेस रेट के नीचे, मतलब एक बेंचमार्क रेट रखती है, इसको वर्तमान में एमसीएलआर रखा गया। बेंचमार्क रेट के नीचे किसी प्रकार का लोन नहीं देती है, ऐसा इंफॉर्मेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन अगर जो भी व्यक्ति या जो भी व्यवसाय के लोग, जो छोटे व्यवसाय के लोग हैं, जिनकी इनकम बिल्कुल नल एंड वाइड है, व्यवसाय तो बहुत दूर की बात है,
जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, इनका इनकम क्राइटेरिया बहुत ही खराब सा है, एनुअल इनकम बिल्कुल खत्म सी है एक तरीके से। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया, जिनकी इनकम 18,000 पर एनम से ऊपर ना हो शेड्यूल ट्राइब्स की, उन जैसे लोगों को अगर लग रहा है कि मुझे लोन लेकर के अपनी जीविका को अच्छा करना है, तो वह फिलहाल बैंक के पास जाकर के बेस रेट यानी कि एमसीएलआर रेट से नीचे भी 4% पे, ओनली 4% पे लोन ले करके अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं। यानी कि टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वीकेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, यानी कि सबसे ज्यादा कमजोर से कमजोर वर्ग के लोगों को इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने की बात हो रही है। इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए इस डीआरआई स्कीम को लॉन्च किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इंगेजिंग द प्रोडक्टिव एंड गेनफुल एक्टिविटीज, मतलब उनको उत्पादकता के मामले में और जो उनको प्रॉफिटेबल होने के मामले में एक स्कीम को लॉन्च किया गया था। लैंड होल्डिंग नॉर्म्स की बात करेंगे, पर्सन नॉट ओविंग एनी लैंड, मतलब वो लैंडलेस हैं, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लैंड, मतलब उनके पास कोई जमीन नहीं है, दे आर लैंडलेस है ना, तो वो फिलहाल डीआरआई स्कीम के रिगार्डिंग ऐसा काम कर सकते हैं। और इसमें से बोला गया द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग डज नॉट एक्सीड, अगर जमीन है भी अगर तो 1 एकड़ 1 एकड़ से ऊपर ना हो, इरिगेटेड लैंड हो 2.5 एकड़ इन केस ऑफ द अनइरिगेटेड लैंड, सिंचाई वाली जमीन 1 एकड़ से ऊपर ना हो, गैर सिंचाई वाली जमीन 2.5 एकड़ से ऊपर ना हो, इन लोगों को भी मेंशन किया गया डीआरआई स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसमें मोटा मोटी बात सिंपल ये है कि जितनी भी डोमेस्टिक बैंक हैं, उन डोमेस्टिक बैंकों को आरबीआई बोलती है कि आप डीआरआई स्कीम के माध्यम से लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसमें ब्याज दर 4% होगा, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसी बात अगर आपके इंटरव्यू में पूछा जाए, बेटा हैव यू हर्ड अबाउट द डीआरआई स्कीम, आपने कभी डीआरआई स्कीम को सुना हुआ है? तो डीआरआई स्कीम एक ऐसी कहलाएगी जिसमें कम ब्याज दर पे, बेस रेट या एमसीएलआर से भी कम पे 4%, एटलीस्ट 4% पे भी लोन मिल जाएगा। इस प्रकार की स्कीम को बोलते हैं डीआरआई स्कीम। ये स्पेशली माइनॉरिटी कैंडिडेट या फिर टाइप जैसे आदिवासी या फिर बहुत ही गरीब प्रकार के या गरीब तबके के लोगों को ऐसा ऐसा कार्रवाई करी जाती है, ठीक है बच्चों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करेंगे, स्वयं सहायता समूह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वयं सहायता समूह आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह की क्राइटेरिया वर्तमान में क्या है, क्या किस में इस स्वयं सहायता समूह के प्रोजेक्ट को जोड़ दिया गया। एक्चुअली स्वयं सहायता समूह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये ऐसे बनता है क्योंकि एक समय की बात है जब भारत में वुमेन एम्पावरिंग करने के लिए, यानी कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको ऐसा लगता है, इवन इवन तो आज के समय पे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जो महिलाएं घरों में रहती हैं और अपने दैनिक कार्य को पूरा कर लेती हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें 3-4-5 घंटे का अगर समय मिलता है तो क्यों ना हम ऐसे कोई कार्रवाई से जुड़ जाएं जिससे हमें सूक्ष्म उद्यम की तरफ आगे बढ़ावा मिले, यानी कि कुल मिलाकर के अपने खाली टाइम पर वो कोई ना कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाह रही हैं। तो उनके अनुरूप में उनको सेल्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं एक कर्मठ गृहिणी बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि छोटे मोटे व्यवसाय से जोड़ने के लिए एक सेवा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। आपके सामने देखिए ये मेंशन किया जाएगा, आगामी अभी नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया जाएगा कि सेवा प्रोजेक्ट की बात करी गई थी, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन की शुरुआत करी गई थी, ठीक है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन के माध्यम से ही ये स्वयं सहायता समूह की नींव भारत में पड़ी थी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए लिखा भी है, सामने लिखा हुआ ही, अब देख लीजिएगा चाहे तो, ये सामने बात को मेंशन किया गया, सामने मेंशन किया गया कि सेवा, सेवा का मतलब हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। 1972 में देखिए एक बहुत बड़ा एक मुहिम जारी करी गई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर बहुत एक्टिव थी भारत में गरीबी हटाने के बारे में ना, गरीबी हटाने के बारे में बड़ा एक्टिव थी मैडम उस टाइम पे, कहीं कहीं वुमेन के एम्पावरिंग करने की बात चल रही थी। तो सेवा यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन की एक्टिविटी को लागू किया गया उस टाइम पर, और ऐसा बताया गया था कि जो सेवा के माध्यम से 1992 के अंतर्गत भारत में कई विभिन्न प्रकार की बैंकों के द्वारा फिलहाल एक कमेटी बनाई गई थी 1992 में, एसके कालिया कमेटी ना, है ना। एसके कालिया कमेटी के अंतर्गत 5 से 20 या 10 से 20 ऐसी महिलाएं मिल करके छोटे छोटे समूह बना करके, वो समूह बना करके किसी बैंक से कनेक्ट होकर के एक समूह का नाम रख देती हैं, और फिर इसके बाद उस समूह के बेसिस पे कोई छोटा व्यवसाय ओपन करने के लिए ग्राम पंचायत से या फिर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल लेती है,
अप्रूवल लेने के बाद वो पैसा जो भी रिक्वायरमेंट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा गया हमें इतना पैसा चाहिए, उस पैसे का फिलहाल आवेदन करती बैंक से, बैंक उनको सब्सिडी बेसिस पे पैसा देता है और उस पैसे से वो छोटा मोटा कोई व्यवसाय करती है। इनका वीडियोग्राफी, इनका फुटेज वगैरह सारा उस स्वयं सहायता समूह के द्वारा बैंक के पास सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि स्वयं सहायता समूह की आड़ में कोई अन्य प्रकार का पैसा यानी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज ना हो जाए जाकर के, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिए बच्चों की स्वयं सहायता समूह का फाउंडेशन कब से किया गया था? सेवा 1972 से, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ठीक है ना। और इसके बाद 1992 में बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत इन छोटे छोटे समूहों को फिलहाल बैंकों से संबंधित कर दिया गया था। और इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी ऐसा कार्य करने के लिए? तो इसका जवाब आएगा बच्चों ये एसके कालिया कमेटी। कौन सी कमेटी की बात करी गई थी बच्चों? ये एसके कालिया कमेटी के अंतर्गत ऐसा ऐसा क्या गया था। एसके कालिया कमेटी से बात याद रखिएगा, एसके कालिया कमेटी के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे महिलाएं ना, ये सभी महिलाएं ये आपस में एक्युमुलेट होकर के, जुड़ करके, सामंजस्य बना करके ये ग्रामीण ग्रामीण समुदाय में जाकर के वहां पे गेट फंड फ्रॉम सिंगल सोर्स स्मॉल स्केल ऑफ द वर्क म्यूचुअल हेल्प और एसएसजी। मतलब स्वयं सहायता समूह का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हमें क्या करना है, म्यूचुअल हेल्प, मतलब अपनी सहायता स्वयं करने के लिए हमें फंड की जरूरत पड़ती है सिंगल सोर्सेज के माध्यम से, और स्मॉल स्केल वर्क को आगे बढ़ाना है। तो स्वयं सहायता समूह के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी फाउंडेशन शुरुआत हुई थी सेवा से 1992 में, नाबार्ड के माध्यम के, नाबार्ड के रिकमेंडेशन से, एसके कालिया कमेटी की सिफारिश पे जितने भी सेवा ग्रुप थे उन सभी को जोड़ दिया गया था क्लास बैंक के माध्यम से। और उस टाइम पर न्यू पड़ गई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, यानी कि स्वयं सहायता समूह की। 1992 से जितने भी स्वयं सहायता समूह है वो सभी लोकल बैंकों से कनेक्टेड हो गए थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए स्वयं सहायता समूह होता क्या है कि 10 से 25 सदस्यों वाला एक सामुदायिक आधारित समूह है। सदस्य आमतौर पर समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं होती हैं जो नियमित आधार पर छोटी छोटी रकम बचाने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आती है। मतलब छोटा छोटा सेविंग्स करना है इतनी कि अगर मान लीजिए अगर घर में पैसा दे दिया गया तो महिलाएं कभी जल्दी से खर्च नहीं करती है ना, ऐसा होता है। ऐसा एज ए मेन खर्च कर सकते हैं जल्दी, लेकिन महिलाएं भी खर्च करती है, लेकिन कहने के वो सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करती हैं। वो 100 रुपए अगर मान लीजिए दे दिए गए तो पहले एक समय पे क्या होता था, जैसे हमारी माता जी पहले, अभी तो फिलहाल माता जी नहीं है, लेकिन होता क्या था कि 100 रुपए अगर या 200 रुपए 500 रुपए दिए गए तो वो साड़ी का एक पल्लू होता है ना, उसमें खूंट में, जिसको कहते हैं कि साड़ी के पल्लू के खूंटे में बांध लेते हैं, उसमें बांध करके अपना सेट कर लिया। ऐसे करके मतलब नोटों को सेविंग्स करने एक टेक्निक्स हुआ करती थी। बाद में ये पता नहीं कि पैसा, बाद में देखा गया पैसा रख दिया गया। तो ऐसे करके जब एक महीना होता था कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अमाउंट होता था और वो फाइनली बैंक में जमा करते थे। मतलब ये जो भी एक प्रकार से सेविंग्स जो एक आदत थी वो कहने की हम सभी ने अपने एल्डर से सीखी जा करके, ठीक है ना, ऐसा है, एल्डर से सीख। तो छोटे छोटे कुल मिलाकर के रकम को बचाने के लिए स्वेच्छा से आती, वित्तीय रूप से स्थिर होने के लिए, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए इनको ऐसा रिफॉर्म करने के लिए, इनकी जीवन की जीविका को रिफॉर्म करने के लिए ऐसा करने की बात होती है। और स्वयं सहायता समूह का मकसद यही है, जब भी हमें कभी भी इमरजेंसी बेसिस पे फंड की जरूरत है तो आप जो भी सदस्य के समूह हैं उन सबसे अप्रूवल लेकर के, समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष से अप्रूवल लेकर के आप इमरजेंसी बेसिस पे 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक पैसा ले सकते हो। आरबीआई के एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ऐसा बोला गया, स्वयं सहायता समूह को ये एक अनुमति दी जाती है, वो 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं बगैर किसी कोलेट्रल के। यानी कि आरबीआई ने ऐसा नोटिफाइड किया हुआ है कि विदाउट कोलेट्रल के लगभग लगभग 20 लाख रुपए, कंप्लीटली 20 लाख रुपए फिलहाल बगैर कोलेट्रल के स्वयं सहायता समूह लोन दे सकता है ना। तो स्वयं सहायता समूह में 10 से 25 लोगों का समूह होता है जो इस प्रकार की एक्टिविटी करता है। माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए ऐसी ऐसी कार्रवाई करी गई है। 1992 में एसएसजी लिंकेज प्रोग्राम का गठन किया गया था और इन सारे स्वयं सहायता समूह को रेगुलेट करने के लिए नाबार्ड एक एपेक्स बॉडी कहलाती है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। एसएसजी के कामकाज कैसे होते हैं ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। एसएसजी में ऐसा बोला है कि भाई आप 10 से 20 मेंबर्स में हो सकते हैं, है ना, 10 से 20 मेंबर्स हो सकते हैं। और जो भी आपके
हैंडीकैप पर्सन होते हैं उसमें कम से कम 5 मेंबर्स को भी अलाउ किया गया, ठीक है। हैंडीकैप के लिए 5 मेंबर्स, इरिगेटेड एरियाज के लिए भी आपका 10 से 20 मेंबर्स बताया गया। मतलब जो भी इरिगेशन के ऑब्जेक्टिव से अगर लोन लेना अगर, तो आपका 10 से 20 हो सकते हैं, है ना। हैंडीकैप पीपल्स के लिए 5 से 10 हो सकते हैं, ऐसे करके मतलब हैंडीकैप पीपल के लिए कम से कम 5 लोग बता दिए गए, एक स्वयं सहायता समूह बन सकता है। एक डेटा में ऐसा बताया गया है कि वर्तमान के समय में लगभग 9 करोड़ प्लस, है ना, 9 करोड़ प्लस ऐसे स्वयं सहायता समूह भारत में बन चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ऐसा डेटा बताया गया। 9 करोड़ प्लस एसएसजी भारत में, तो मतलब कम से कम भारत का 1/3, 9 करोड़ अगर ऐसा होंगे तो कम से कम 20 से 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए ऐसा बताया गया, ऐसी कंडीशन बताई गई है कि एक परिवार से एक सदस्य ही स्वयं सहायता समूह में अनिवार्य बताया गया। वह पर्सन मल्टीपल स्वयं सहायता समूह में शामिल नहीं हो सकता। यह भी बात याद रखिएगा, लिखा हुआ है इसमें कि एक एसएसजी का आदर्श आकार 10 से 20 होता है और इसमें एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति स्वयं सहायता का सदस्य बन सकता है। इस तरह से अधिक में शामिल हो सकते हैं। समूह में आमतौर पर तो एक केवल पुरुष या केवल महिलाएं शामिल होती है। मिश्रित समूह को आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता है। महिला समूह आमतौर पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं और ये बचत पे बेहतर है और वे आमतौर पर ऋण का उचित उपयोग सुनिश्चित करते हैं। मतलब ये कि ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को एम्पावरिंग करने के लिए स्वयं सहायता समूह एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है अपने आप में। और तो सरकार ऐसे कई सारे ऐसे लॉन्च करती है जो अनाउंसमेंट कर देती है कि भाई इतने ईयर के पहले वो स्वयं सहायता समूह जुड़े हो तो वो स्कीम इनको मिलेगी। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं क्लास सी। इसमें फिर से कुछ ऐसे डेटा बताया गया इसमें कि सदस्य अमीर या गरीब दोनों वर्ग से हो सकते हैं। तो गरीबों को खुद को व्यक्त करने का अवसर शायद ही मिल सके। गरीबों को करने की और रिफॉर्म करने के लिए ऐसी बात करेगी इसे ऐसा करने के लिए, ठीक है ना। तो लगभग 250 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से ये स्वयं सहायता समूह में पैसा जमा कर सकते, ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई। चलिए अब देखिए नाबार्ड और पीएसएल के संबंध में, हालांकि ये लिटिल बिट कहने का टॉपिक जरूर बनता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत में एमएसएमई का यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का, एमएसएमई का क्या पर्सपेक्टिव है, इसमें क्या होना चाहिए, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कैसे क्लासिफाइड किया गया, ये बात बोली गई है ना। माइक्रो का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, व्हाट इज द माइक्रो, माइक्रो, और फिर ये बच्चों बोला गया स्मॉल, और फिर ये बोला गया मीडियम, है ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनका मतलब हो जाएगा बच्चों ये सूक्ष्म, ठीक है ना, और ये हो जाएगा लघु, लघु, और ये हो जाएगा बच्चों याद रखिएगा मध्यम। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को सरकार के द्वारा क्लासिफाइड करने की गाइडलाइन जारी करी गई थी। में से आप लोग के सामने मेंशन किया गया कि सूक्ष्म उद्यम वही कहलाएगा जिसका आमतौर पर जो कारोबार है, टर्नओवर है, वो 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, फर्स्ट पॉइंट ये। और मशीनरी यानी कि प्लांट और मशीनरी में, संयंत्र और मशीनरी उपकरण में वो 1 करोड़ से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते, इनको बोला जाएगा फिलहाल माइक्रो में। यानी कि प्लांट मशीनरी में 1 करोड़ से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ ज्यादा ना हो तो कहलाएंगे माइक्रो, ठीक है, पहली बात। सेकेंड बात ये, इसमें सेकेंड बात बोली गई है कि अगर प्लांट मशीनरी में 10 करोड़ से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते और इनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक ना हो तो इनको बोला जाएगा बच्चों याद रखिएगा, दीज आर बेसिकली नोन एज अ स्मॉल उपक्रम, यानी कि स्मॉल मीडियम, स्मॉल स्मॉल के सेक्टर में कहा जाएगा, इसको बोला जाएगा लघु उद्यम, है ना, इसको बोला जाएगा लघु उद्यम। लघु उद्यम का मतलब हो जाएगा कि प्लांट मशीनरी में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा ना हो, है ना। 10 करोड़ प्लांट मशीनरी, 50 करोड़ ज्यादा हो तो इसको बोला जाएगा लघु। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर मध्यम की बात करते हैं। मध्यम में बोला गया इसमें कि इसमें प्लांट मशीनरी में 50 करोड़ से अधिक खर्च ना किया हो और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा ना हो तो इसको बुलाएगा मीडियम में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम के लिए, सूक्ष्म के लिए प्लांट मशीनरी यानी कि जो भी उपकरण लगाने होगा इनका खर्चा 1 करोड़ हो और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ हो। नंबर फर्स्ट पॉइंट कहलाएगा माइक्रो। सेकंड कहलाएगा आपका ये लघु कहलाएगा, यानी कि इसको स्मॉल बोला जाएगा। इसमें ऐसा बोला गया कि जो भी प्लांट मशीनरी होंगे वो 10 करोड़ से ज्यादा ना हो और एनुअल टर्नओवर आपका 50 करोड़ ज्यादा ना हो।
जबकि यहाँ पर अगर मीडियम की बात करते हैं यानी कि मध्यम की बात करते हैं तो इसमें ऐसा बोला गया था, इसमें ऐसा बोला गया है जो भी प्लांट मशीनरी हो यानी कि जो भी उपकरण में पैसा खर्च करना है वो 50 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, जबकि एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा ना हो, ठीक है ना, ये बात बोलेगी। ये सारी एक्टिविटी भारत में फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2020 को लागू की गई थी और 2020 के बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, ठीक है ना। तो समय समय में सरकार ये एमएसएमई के क्लासिफिकेशन को चेंज करने की भी बात करती रहती है, ठीक है ना। आगे बच्चों बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पे सामने कुछ एनुअल जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम होती है यानी कि जिनको सूक्ष्म स्कीम बोला जाएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम बोलते हैं। इनमें से देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एनएससी का मतलब क्या होता है। एनएससी का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहाँ से परचेज कर सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं। ये सारी जो सिक्योरिटीज आप देख रहे हैं बच्चों ना, ये सारी प्रतिभूतियां एक प्रकार से सरकारी प्रतिभूति के रूप में जानी जाती है। इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वह फिलहाल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एनएससी को परचेज कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एनएससी से परचेज किया जा सकता है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा इसको कि एनएससी को परचेज कहां से करेंगे बच्चों, एनएससी को परचेज करेंगे पोस्ट ऑफिस से। अब क्वेश्चन क्लास बनेगा ये, आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा ये कि एनएससी को परचेज करने के लिए कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए। तो एनएससी को परचेज करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, जिसमें से 100 रुपए के मल्टीपल में ये राशि होनी चाहिए। मतलब इसके लिए जो अमाउंट मेंशन किया गया इसके लिए 100 रुपए का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और कम से कम 1000 रुपए का एनएससी परचेज कर सकते हैं। इस एनएससी को फिलहाल नहीं प्रीमेच्योर करा सकते, मतलब एक बार पैसा ब्लॉक कराए तो 5 साल के पहले इसको प्रीमेच्योर नहीं करा सकते, इस बात याद रखिएगा। यानी कि एनएससी मे नॉट बी प्रीमेच्योर क्लोजली बिफोर 5 ईयर, ठीक है ना। तो 1000 कम से कम अमाउंट 100 रुपए के मल्टीपल में 5 साल के पहले इसको प्रीमेच्योर नहीं करा सकते, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, मेंशन किया गया, ठीक है ना। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि इसमें ऐसा मेंशन किया गया, ठीक है। और दूसरी बात हो जाएगी ये कि इसको कौन खोल सकता है, क्या कोई इसको नाबालिग परचेज कर सकता है, तो यस नाबालिग परचेज कर सकता है, लेकिन उसकी उम्र कितनी चाहिए बच्चों, 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए फिलहाल इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, यानी कि 10 वर्ष से ऊपर का वो बंदा तभी वो परचेज कर सकता है। और इसमें जो भी पैसा जमा करोगे एनएससी है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, वो पैसा अप टू 1.5 लाख रुपए का टैक्स रिबेट शो करा सकते हैं। मतलब जो भी आपकी इनकम आ रही है उस इनकम में 1.5 लाख घटा करके बचा हुआ पैसे को टैक्स पे कर सकते हैं, मतलब 1.5 लाख रुपए टैक्स में रिबेट है सेक्शन 80C के अंतर्गत। सिंपल सीधी बात ये कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक प्रकार का पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के रूप में इसको जानते हैं, और ये खरीद सकते हैं कम से कम 1000 रुपए के मल्टीप्लीकेशन में, 1000 रुपए के मिनिमम अमाउंट में 100 रुपए के मल्टीप्लीकेशन में इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेटेस्ट जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैं आप कमेंट के माध्यम से इसको मैं बता दूंगा, अभी मेरे दिमाग में रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन ये मुझे क्लियर लगभग लग रहा है 7.4 टू 7.6 के परसेंट पे आसपास होगा। मैं यहाँ पे लिखना मेंशन करना भूल चुका हूँ, 7.6 7.4 के आसपास ही होता है ये चीजें, ठीक है। किसान विकास पत्र यानी कि अभी देखिए ये जो भी आपको मैं ये बता दूं कि जो भी क्लास माइक्रो सेविंग स्कीम होती है ना, माइक्रो जो सेविंग स्कीम होती है, माइक्रो सेविंग स्कीम होती है, ये माइक्रो सेविंग स्कीम का क्वार्टरली बेसिस पे है ना, क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन होता रहता है। ये लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है, ठीक है ना। इसका जो भी आपका एनएससी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आप परेशान नहीं होगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिख करके सेट कर दूंगा, ठीक है, आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। अभी किसान विकास पत्र की बात करता हूँ, किसान विकास पत्र भी कहां से परचेज कर सकते हैं बच्चों, ये भी परचेज कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। इसमें ऐसा मेंशन किया कम से कम 1000 का होना चाहिए किसान विकास पत्र, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी लिमिट इसमें मेंशन नहीं करी गई है, कितना भी पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन किसान विकास पत्र के संबंध में 115 मंथ का मैच्योरिटी इसमें मेंशन किया गया, मतलब कभी कभी इसमें मैच्योरिटीज को चेंज भी किया जाता है। तो लेटेस्ट मैच्योरिटी 115 मंथ एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, किसान विकास पत्र का मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 115 महीने, मिनिमम 1000 रुपए का अमाउंट लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ही किसान विकास पत्र को फिलहाल प्री मैच्योर करा सकते हैं, याद रखिएगा
2.5 साल के बाद इसको प्रीमेच्योर कराया जाना संभव है, इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से परचेज कर सकते, ठीक है ना। तो मिनिमम 1,000 रुपए 2.5 साल के बाद प्रीमेच्योर मेंशन करने की बात करेगी। 115 महीने का मेच्योरिटी वर्तमान की सरकार के समय पे मेंशन किया गया। पहले कभी 112 भी हुआ करता था, पहले कभी 109 भी हुआ करता था। वर्तमान का लेटेस्ट जो टाइम बताया गया मेच्योरिटी का 115 मंथ है। और 1/1/2024 के अंतर्गत ब्याज दर जो इसे मेंशन किया गया वो 7.5% मेंशन किया गया। जो भी अमाउंट होगा वो टैक्स रिबेट के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की छूट इसमें भी मेंशन करी गई है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को बजट 2023-24 के माध्यम से सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें ऐसा मेंशन किया गया कोई भी वुमेन या फिर माइनर गर्ल जो होगी वो इसको परचेज कर सकती है 7.5% ब्याज के अंतर्गत, ठीक है, 7.5% ब्याज के अंतर्गत इसमें निवेश किया जाएगा 7.5% तक के लिए। एंड मैक्सिमम ₹1,000, मतलब इस पूरे जो महिला सम्मान सर्टिफिकेट है इसमें 1,000 रुपए का मिनिमम अमाउंट, मिनिमम जो अमाउंट है ये मिनिमम अमाउंट बच्चों याद रखिएगा 1,000 रुपए का मिनिमम अमाउंट बताया गया। और मैक्सिमम जो अमाउंट बताया गया वो मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपीज, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज। देखिए मिनिमम ऑफ ₹1,000 एंड मल्टीपल ऑफ ₹100। देखिए इस बात को याद रखिएगा, मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपए, लेकिन किसके मल्टीपल में होना चाहिए बच्चों, याद रखिएगा 100 रुपए के मल्टीपल में ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, चेंज किया हुआ है 1,000 कम से कम 100 रुपए के मल्टीपल में, ठीक। दूसरी बात ये मैक्सिमम टाइम ऑफ ₹2 लाख, यानी कि अधिकतम पैसा इसमें अगर लगा सकते हो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए तो कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए। और अ टाइम गैप ऑफ 3 मंथ शैल बी मेंटेन बिटवीन द एग्जिस्टिंग अकाउंट एंड द ओपनिंग ऑफ अदर अकाउंट। एक अकाउंट ओपन किया हुआ है तो अदर अकाउंट भी ओपन करने के लिए 3 महीने का समय रहना जरूरी। मतलब एक व्यक्ति मल्टीपल बार पैसा निवेश कर सकता है, लेकिन अधिकतम पैसा निवेश करने की बात बोलेगी इसमें वो बच्चे याद रखिएगा 2 लाख रुपए, ठीक है ना, यानी कि 2 लाख रुपीज ओपन करने की बात बताएगी। मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹2 लाख इन एन अकाउंट फॉर ऑल अकाउंट होल्ड में बी अकाउंट होल्डर, ठीक है ना। डिपॉजिट शैल बी 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको मैंने अच्छे से बता दिए। दूसरी बात ये कि इसमें 1 साल के बाद 1 ईयर के बाद 40% पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार, ऐसा जब से लॉन्च की गई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। 2 साल के इसमें बताया गया कि 1 साल पूरा होने के बाद 40% पैसा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से निकाल सकते हो। महिलाओं को सेल्फ एम्पावरिंग करने के लिए इस प्रकार की स्कीम को लॉन्च किया गया था बजट के माध्यम से, ठीक है ना, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात हो जाएगा ये कि इस पूरी स्कीम के रिगार्डिंग जो इसमें समय बताया गया 2 साल 2 लाख रुपए 7.5% ब्याज। इसको लर्न करने का सिंपल मकसद यही है, तरीका यही है कि 2 साल मैच्योरिटी, सिंपल शब्दों में बता दूं 2 लाख रुपए और 7.5% ब्याज दर, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, 2 लाख रुपए 2 साल 7.5% ब्याज दर। स्कीम विल बी रिमेन टिल 2025-26, यानी कि 2025-26 तक स्कीम बनी रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। 40% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं 1 साल के बाद, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि वो डेथ हो जाए अकाउंट होल्डर की, ठीक है, तो इस केस में स्कीम इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग पैसा दे दिया जाएगा। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को परचेज करने के लिए इसमें बताया गया माइनर भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन 10 साल के ऊपर वो वाली का 2 लाख रुपए 2 साल 7.5% ब्याज दर 1,000 रुपए का कम से कम अमाउंट हो जाएगा और 100 रुपए के मल्टीपल में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसको परचेज कर सकते हैं। अगली बात बोलेगी पीपीएफ के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के संबंध में, ठीक है ना। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के संबंध में ऐसा एग्जाम में पूछा गया कि पीपीएफ अकाउंट का मैक्सिमम मैच्योरिटी कितना होता है, तो पीपीएफ अकाउंट का मैक्सिमम मैच्योरिटी होता है 15 साल के लिए, बच्चों याद रखिएगा। और कम से कम इसमें पैसे का निवेश करने की बात करेगी पीपीएफ अकाउंट के लिए तो 500 रुपए है, ठीक है, याद रखिएगा। पीपीएफ खाता जो है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी ले सकते हो और इसके अलावा उन चुनिंदा बैंकों के पास भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो पीपीएफ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, मतलब बैंक भी प्रोवाइड कराती है और पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड कराते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, है ना। इसको बोला जाएगा सार्वजनिक भविष्य निधि खाता, है ना। इसमें 500 रुपए कम से कम और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश बोला गया कि एक वित्तीय वर्ष में, है ना, एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम पैसा लगा सकते हो, कम से कम 500 रुपए। और इसमें 15 साल के लिए खाता खोलने की बात करेगी। 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है ना।
याद रखिएगा। जितने भी यहाँ पे माइक्रो सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के लेटेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ये लेटेस्ट ये भी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एग्जाम में याद रखिएगा 500 रुपए मिनिमम अमाउंट, इसे याद रखिएगा। 15 साल मेच्योरिटी, 1.5 लाख रुपए एक वर्ष में, 1.5 लाख रुपए का रिबेट इसमें बताया गया सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का टैक्स रिबेट भी मेंशन किया गया है इसी में। ठीक है बच्चों, तो ये फिलहाल नाबार्ड एंड पीएसएल का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ जा करके। मैंने आपको एचआर सीमा यानी कि पीएसएल के माध्यम से लोन की बात करी थी, और मिसलिनियस बातें इसमें अभी भी रिमेनिंग है कि अगर एजुकेशन लोन अगर लेना है किसी को, है ना, यानी कि शिक्षा लोन लेना अगर, तो कितना लोन ले सकता है। तो शिक्षा लोन के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ही लोन वर्तमान में एलिजिबल है, चाहे वो इंडिया में पढ़े या चाहे इंडिया के बाहर कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है ना। एक नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको 10 लाख रुपए बताया गया था एजुकेशन लोन के संबंध में। पहले कभी ये 20 लाख रुपए था, ठीक है ना, यानी कि पहले कोई भी व्यक्ति अगर अब्रॉड में पढ़ता है 20 लाख रुपए था, इंडिया में पढ़ा 10 लाख रुपए। अब अब्रॉड में पढ़े चाहे इंडिया में पढ़े, शिक्षा ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख रुपए का ये अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपडेट के अंतर्गत। तो ये पूरा लेक्चर का पूरा एक सिनेरियो था जो कि नाबार्ड एंड पीएसएल का, नाबार्ड पार्ट 1, नाबार्ड पार्ट 2, नाबार्ड पार्ट 3 के बारे में मैंने आज चर्चा कर दिए। यानी कि ये तीनों सेशन आप लोग अच्छे से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये तीनों सेशन यानी कि नाबार्ड के जो भी सेशन है वो सभी पसंद आए होंगे। आगामी समय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे एक नए लेक्चर के साथ जो कि बैंकिंग अवेयरनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट साबित होगा। मिलते हैं, तब तक आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा सिलेक्शन मंच के साथ, उद्देश्य के साथ। जय हिंद टू ऑल, थैंक यू।